हेलो गाइस, वेलकम टू द डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। देखो, सुभाष चंद्र बोस जी का कंट्रीब्यूशन जो रहा है फ्रीडम स्ट्रगल में, ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि जो मेन हमें जो फ्रीडम या इंडिपेंडेंस दिलाने के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ था, वो सुभाष चंद्र बोस जी का था। और कुछ का कहना है भगत सिंह जी का, कुछ का कहना है आपके पास महात्मा गांधी जी का। तो एक हम इनका आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, वो बात करेंगे कि क्या इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। देखो, कंट्रीब्यूशन तो बहुत ज़्यादा रहा है। हम बात करेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्ज़ाम पे क्या-क्या क्वेश्चन बनते हैं और क्या-क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उसी ही पूरा का पूरा इस सिनेरियो को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, सबसे पहले हम सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में यहाँ से हल्का-सा इनकी देखते हैं कि कहाँ पर इनका जन्म हुआ था और क्या हुआ था। देखो, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में अगर थोड़ा-सा अगर ओवरव्यू लें, तो सबसे पहले आप याद रख लो कि इनका बर्थ कहाँ पर हुआ था। इनका बर्थ जो हुआ था, वो हुआ था कटक में। देन उनके बाद ये अपनी एजुकेशन वगैरह जो करते हैं, वो कलकत्ता से करते हैं। एक आईएएस ऑफिसर होते हैं डिस्पाइट बीइंग सिलेक्टेड इन इंडियन सिविल सर्विसेज, आईसीएस में ये होते हैं। बट इनके द्वारा आईसीएस में काम नहीं किया जाता है, सिविल सर्विसेज में काम नहीं किया जाता है, बिकॉज़ ऑफ इनका कहना था कि मैं कभी ब्रिटिशरों के अंडर यहाँ पर काम नहीं करूँगा। देन उसके बाद देखो, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर पहले इनकी बुक डिस्कस कर लेते हैं कि इनके बुक के बारे में, फिर हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन के बारे में। फिलहाल हमने नॉर्मली सा जान लिया कि कहाँ से थे ये, कहाँ पर इनकी एजुकेशन हुई थी। एक आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज ये ऑफिसर थे। देखो, इन्होंने क्या किया था, एक बुक लिखी गई, इनके द्वारा बुक लिखी गई थी। ही रॉट अ बुक, और जिस बुक का नाम था द इंडियन स्ट्रगल। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये बुक रहती है, द इंडियन स्ट्रगल। फॉर द प्री एज वेल एज मेंस एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसे क्वेश्चन कुछ छिपे रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। द इंडियन स्ट्रगल नामक एक बुक लिखते हैं, और विच कवर द इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है, क्या करती है वो, कवर करती है इंडियन इंडिपेंडेंस को फ्रॉम 1920 टू 1942। ये बात आप ज़रूर याद रखोगे कि जो सुभाष चंद्र बोस जी की बुक इनके द्वारा जो लिखी गई है, द इंडियन स्ट्रगल नामक जो किताब इनके द्वारा लिखी गई, वो हमारे इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को क्या करती है, ये कवर करती है। और जिसमें 1920 से लेकर 1920 से लेकर 1942 के बीच में लिखा गया है। 1945 में तो उनकी डेथ हो गई थी। वो हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिलहाल इनकी बुक जो थी इंडियन स्ट्रगल, आपने यहाँ पर ज़रूर ख्याल पे रखनी है। बट इस बुक को क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था। द बुक वॉज बैंड। बुक क्या कर दी गई थी, बैन कर दी गई थी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इस बुक में बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट लिखते थे ब्रिटिशरों के खिलाफ। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और कुछ ऐसे एक्ट आपने देखे होंगे ब्रिटिशरों को, जो क्या करते थे कि इंडियंस की जो भी राइटिंग्स होती थी, उनको आगे वो नहीं जाने देते थे, ताकि लोगों तक वो मैसेज ना पहुंचा सके। देखो, लोग इनको नेताजी के नाम से भी यहाँ पर इनको जानते थे, बहुत ही फेमस थे नेताजी के नाम से। पूरा जो नाम जाना जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ही वॉज नॉन एज द ही वॉज ऑल्सो नोन एज द नेताजी। ठीक है, एंड इट्स प्रॉपर नेम वॉज सुभाष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने एक वर्ड को कॉइन किया था, ठीक है, और उस वर्ड का जो था वो था जय हिंद। अब ये मत बोलना कि जय हिंद का नारा किसी और ने दिया था। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो वर्ड है, कौन सा वर्ड, जय हिंद का जो वर्ड है, सबसे पहले इन्हीं के ही द्वारा क्या किया गया था, ये लिखा गया था। और बहुत ज़्यादा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगलर्स को इन्होंने क्या किया, इंस्पायर किया टू अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ठीक है। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं। जो मेन हमारा जो टॉपिक है, वो है क्या, सुभाष चंद्र बोस जी का रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। कि मेन जो इनका जो फ्रीडम स्ट्रगल में जो कंट्रीब्यूशन रहा है, उनके उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे ज़्यादा ये फेमस होते हैं ड्यूरिंग द 1930। 1930 बोल दो, या तो आफ्टर 1930, और अप्रोप्रिएट अगर आप बोल दो तो 1938 के बाद इनको बहुत ज़्यादा फेम मिलता है सुभाष चंद्र बोस जी को, जब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस होता क्या है, बिकेम प्रोमिनेंस एंड नोटेबल। ठीक है, कि ये नोटेबल या आपके पास कब लाइमलाइट में आते हैं, बिकेम इन लाइमलाइट
आफ्टर द 1938, और आप ऐसे भी यहाँ पर लिख सकते हो इन 1930s, 1930 तक यहाँ पर ये अपना लाइमलाइट में आते हैं, ठीक है। नोटेबल यहाँ पर ही बिकेम द नोटेबल व्हेन ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी, ठीक है। जब ये क्या बनते हैं, आईएनसी के प्रेसिडेंट ये बनते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। होता क्या है देखो, 1938 में 1938 का टाइम यहाँ पर चलता है, और हर साल दिसंबर के टाइम पे, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर, आईएनसी क्या करती थी, अपना एक सेशन करती थी, ताकि वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्लानिंग करते थे कि हमें नेक्स्ट ईयर क्या करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने फ्रीडम स्ट्रगल को आगे लेके जाना चाहिए, और इंडिया को कैसे हम इंडिपेंडेंस दिलाएंगे, इंडिपेंडेंट कैसे इंडिया को इंडिपेंडेंट करेंगे। तो ये सारी बातें होती थी दिसंबर के टाइम पे। क्या ब्रिटिशरों के एक्ट के खिलाफ बातें करनी है, ये सारी की सारी बातें ही करते थे। 38 में कांग्रेस का सेशन होने वाला था 1938 में, और ये सेशन कहाँ पर होना था, हरिपुरा, और हरिपुरा कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में। इन दिस सेशन, जो आपने याद देखो, ज़्यादातर यही पता था हरिपुरा त्रिपुरी, बट ये नहीं पता था कि हरिपुरा कहाँ पर है एंड देन त्रिपुरी कहाँ पर है। तो ये बात है आपने ज़रूर याद रखनी है, एग्जाम में यहीं से भी क्वेश्चन उठा लेता है कि वेयर इज़ द हरिपुरा एंड वेयर इज़ द त्रिपुरी। तो हरिपुरा में जो आपके पास सेशन जो चल रहा था या होना था कांग्रेस का 1938 में, जो पड़ता है आपके पास सूरत, गुजरात में, यहाँ पर क्या किया जाता है, सुभाष चंद्र बोस बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। कांग्रेस बोल दो या तो आईएनसी बोल दो, तभी ये आपके पास क्या आते हैं, हाईलाइटेड ये रहते हैं। और इसी सेशन में क्या होता है, जो आपके पास नेहरू जी होते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है, हमने बात की हुई है नेहरू जी के बारे में, सारे के सारा पॉइंट्स इनके बारे में डिस्कस किया हुआ है लास्ट वीडियो में, तो आप उसको देख सकते हो। तो नेहरू क्या किए जाते हैं, इसमें चेयरमैन बना दिए जाते हैं ऑफ द नेशनल प्लानिंग कमेटी, और यहीं पर एक कमेटी बनाई जाती है, नेशनल प्लानिंग कमेटी वाज एस्टैब्लिश्ड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि वाई द 1938 हरिपुरा सेशन वाज सो फेमस। ये 1938 का सेशन क्यों फेमस हुआ था। देखो, सुभाष चंद्र बोस जी को तो प्रेसिडेंट बनाया ही गया था, बट इसमें क्या किया गया था, एक नेशनल प्लानिंग कमेटी यहाँ पर बनाई गई थी, जिसमें जो चेयरमैन बनाया गया था वो बनाया गया था इस कमेटी का पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, ठीक है। देन उसके बाद होता क्या है आपके पास, 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी एक और बार क्या बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं आईएनसी के। देखो, कांग्रेस का सेशन 1939 में फिर से होना था, और अब की बार जो सेशन होना था वो कहाँ पर वॉज हेल्ड एट त्रिपुरी। कहाँ पर ये हुआ था, वो हुआ था त्रिपुरी में, और त्रिपुरी याद रख लेना कहाँ पर पड़ता है, ये मध्य प्रदेश में। अब इस त्रिपुरी में फिर से सेकेंड टाइम जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो बनते हैं सुभाष चंद्र बोस। एक्चुअली में होता क्या है, सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, यहाँ पर इलेक्शन लड़ते हैं, और इनके साथ एक और कैंडिडेट होते हैं जो इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, और जिनका नाम होता है मौलाना आज़ाद करके, ठीक है। तो मौलाना आज़ाद क्या करते हैं, अपना नॉमिनेशन वापस ले लेते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जी के अगेंस्ट जो खड़ा किया जाता है वो महात्मा गांधी जी के फ्रेंड पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किया जाता है, या महात्मा गांधी जी पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा करते हैं। होता क्या है, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस फिर से इलेक्शन जीते हैं प्रेसिडेंटशिप का। महात्मा गांधी जी का ऐसा उस टाइम पे कहना हुआ कि मतलब पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया जिसको मैंने खड़ा किया था, तो मतलब इसका मतलब क्या है, मेरी हार है। तो वो कांग्रेस से थोड़ा अलग हो जाते हैं। देखो, बट कांग्रेस से इस टाइम पे महात्मा गांधी जी अलग हो गए, और इनके बीच में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो सुभाष चंद्र बोस जी को रिजाइन करने पड़ता है, क्योंकि मतलब आपके पास महात्मा गांधी जी अलग हो गए, तो एक लोगों का जो कंट्रीब्यूशन जो मिलता था, मतलब महात्मा गांधी जी का सबसे बड़ा जो मेन उनके पास जो हथियार था वो था आपके पास क्या, कि लोगों को वो एक्यूमुलेट कर लेते थे, इकट्ठा कर लेते थे, ठीक है, गैदर कर लेते थे हर कहीं से, मतलब हर एक सोसाइटी को इकट्ठा कर लेते थे। तो आईएनसी का ऐसा कहना था कि हम फ्रीडम स्ट्रगल को लड़ेंगे, तो अगर गांधी जी नहीं होंगे तो होगा क्या, कि लोगों का सपोर्ट हमें नहीं मिलेगा, इसलिए कुछ आपस में कॉन्फ्लिक्ट होती है। देन सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ पर आईएनसी को छोड़ देते हैं। तो होता क्या है, मैंने आपको क्या बताया, सुभाष चंद्र अगेन अनाउंस इज अ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ द कांग्रेस प्रेसिडेंट, बट सम ओल्ड लीडर इंक्लूडिंग गांधी जी डोंट वांटेड सुभाष चंद्र बोस टू बिकम द प्रेसिडेंट अगेन। सो मौलाना आजाद नेम वाज सजेस्टेड, बट ये क्या कर लेते हैं, अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है।
और देन गांधी जी नॉमिनेट करते हैं डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया को एज अ प्रेसिडेंट कैंडिडेट। तो जो हमारे पास सीतारामैया थे, पट्टाभी सीतारामैया, इनको नॉमिनेट किया जाता है और ये इलेक्शन लड़ते हैं। बट सुभाष चंद्र बोस 1580 और सीतारामैया 1377, 1377 वोट्स यहाँ पर गेन करते हैं। सुभाष चंद्र बोस अल्टीमेटली यहाँ पर क्या किए जाते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिए जाते हैं। बट होता क्या है, मैंने आपको क्या बताया, इनको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, रिजाइन करना पड़ता है। यहाँ पर होता क्या है, सीतारामैया जी हार जाते हैं और गांधी जी एज अ पर्सनल ब्लो यहाँ पर ले जाते हैं कि ये मेरी पर्सनल हार है। वो कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, बट देन कहा जाता है कि गांधी जी ने यहाँ से कांग्रेस के लिए सपोर्ट करना यहाँ पर बोला था कि बंद कर दिया गया था। देन फिर इससे ही देखते हुए सुभाष चंद्र बोस जी को यहाँ पे रिजाइन करना पड़ा था। अब होता क्या है यहाँ पे, देखो, अब प्रेसिडेंटशिप तो सुभाष चंद्र बोस जी क्या कर देते हैं, यहाँ पर छोड़ देते हैं। और क्या किया जाता है देखो, सुभाष चंद्र बोस ऐसा मतलब बुक्स में है कि सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं वो काम करते थे एज अ सोशलिस्ट और लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी। ये अलग टॉपिक है, सोशलिस्ट समाजवादी और लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी क्या थी, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस का जो मेन जो ये काम करते थे वो किस तरीके से काम करते थे, लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी और सोशलिस्ट तरीके से काम करते थे। बट कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो थी ये क्या थी, इनके इस आइडियोलॉजी के खिलाफ थी। और यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी क्या करते हैं, रिजाइन करते हैं। और इसी टाइम पे इन द ईयर ऑफ 1939, ठीक है, 1939 में क्या कर जाता है, देन सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ही इस्टेब्लिश्ड, ये एक इस्टेब्लिश करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक जैसे आईएनसी इंटरनेशनल कांग्रेस है, जिसने जैसे भारत को आज़ाद करवाने के पीछे जो मेन मतलब क्या मोटिव है उनके, वो पूरी पूरी कमेटी बनाई थी 1885 में। तो वैसे ही एक कमेटी और बनती है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन और बनती है जिसका नाम होता है फॉरवर्ड ब्लॉक, विच वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द सुभाष चंद्र बोस इन द 1939 आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द इंटरनेशनल कांग्रेस। तो इंटरनेशनल कांग्रेस की रेजिग्नेशन के बाद क्या किया जाता है, इनको मतलब इस पार्टी को ये यहाँ पर इस्टेब्लिश करते हैं। अब ये 1939 का वही टाइम चल रहा है जहां पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। तो इसी बात का फायदा उठाते हैं सुभाष चंद्र बोस और ब्रिटिशरों के खिलाफ जो अलायंस था उसके साथ मिलकर क्या करते हैं, एक अपनी ही एक आर्मी बनाते हैं, जिसका आर्मी का नाम ये रखते हैं आज़ाद हिंद फौज। देखो, आर्मी तो किसी और ने बनाई थी, बट इसको सस्टेन करने का काम सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया जाता है इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से। देन फिर क्या किया जाता है, इनके द्वारा अंडमान एंड निकोबार में अटैक किया जाता है। आपके पास नॉर्थ ईस्ट स्टेट इंडिया में ये अटैक करते हैं, वहाँ से ब्रिटिशरों के खिलाफ लड़ते हैं। बट अल्टीमेटली 1949 में एक एरोप्लेन के क्रैश में इनकी क्या होती है, डेथ होती है। वो है क्या, देखो यहाँ पर बात करते हैं। देखो, एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का स्टार्टिंग होती है, तो ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट यहाँ पर क्या करते हैं, प्रोटेस्ट स्टार्ट करते हैं। और प्रोटेस्ट ये मेन जो लड़ते हैं वो स्टार्ट करते हैं कालकाटा में फॉर्मल लोग के साथ मिलकर। देन होता क्या है, आफ्टर अ फ्यू डेज मतलब इनको क्या कर दिया जाता है, इनको नज़रबंद कर लिया जाता है, जेल में बंद कर लिया जाता है। देन उसके बाद ये क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं जेल से। अब जेल से रिलीज होने के बाद क्या करते हैं, देखो ये एस्केप हो जाते हैं। मतलब देखो, इनको जेल में रखा जाता है, सर्वेलांस में रखा जाता है, अंडर द सर्वेलांस। बट छुप छुप आके क्या कर जाते हैं, ये जर्मनी भाग जाते हैं। ठीक है, जर्मनी चले जाते हैं और कहाँ से, बाया अफगानिस्तान से होकर, क्योंकि अगर इंडिया और इस तरीके से जो मेन रूट था वहाँ से अगर जाते तो यहाँ पर इनको मतलब वो प्रॉपर यहाँ पर जो ब्रिटिशरों ने इनको अंडर द सर्वेलेंस रखा था वो बाहर नहीं निकलने देते। तो ये बाया अफगानिस्तान से होते हुए जर्मनी जाते हैं, फिर यूएस जाते हैं, सॉरी आपके पास ये रूस जाते हैं सोवियत यूनियन में। और वहाँ से क्या करते हैं, हेल्प मांगते हैं। और वहाँ के इंडियन स्टूडेंट्स के साथ भी, बाहर के कंट्रीज़ के साथ मिलकर ये, और यूरोपियन पॉलिटिकल लीडर जो होते हैं उन सब के साथ मिलकर क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की ये बात करते हैं कि हम इंडिया को क्या कर सकते हैं, कैसे ब्रिटिशरों के खिलाफ यहाँ पर या ब्रिटिशरों से आज़ादी ले सकते हैं। अब देखो, जर्मनी में ये मीट करते हैं नाजी लीडर्स। ठीक है, आई होप आपने सुना होगा नाजी लीडर्स के बारे में। नाजी लीडर्स के साथ ही मिलते हैं और जो ब्रिटिशरों के खिलाफ जो एक्सिस जो पावर थी उनके साथ ये मिलकर क्या किया जाता है, इनके द्वारा एक जो यहाँ पर जो नाजी जर्मनी में जो ब्रिटिशरों की सेना में जो इंडियन लोग काम करते थे, ठीक है, ब्रिटिशरों की जो सेना में जो इंडियन लोग काम करते थे
उनको बंदी बना दिया जाता था, कैप्टिवेट कर लिया जाता था नाज़ी जर्मनी के द्वारा या इनके जो अपोज़िट के जो अलायंस है। बस इन्हीं आर्म्ड फोर्सेस के पर्सन को या इन्हीं आर्मी पर्सन को छुड़ा कर क्या की जाती है, एक बटालियन को सस्टेन किया जाता है और उस बटालियन का नाम रखा जाता है क्या? आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी, जो 1942 में बनी थी बट 43 में क्या किया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा यहाँ पर सस्टेन किया जाता है, जिसका ये हेडक्वार्टर जो रखते हैं वो कहाँ पे रखते हैं? सिंगापुर में, ठीक है। जो इंडियन नेशनल आर्मी या आज़ाद हिंद फौज का जो हेडक्वार्टर रखते हैं वो आज़ाद हिंद फौज का वो सिंगापुर में रखते हैं। आगे ये मतलब 4 अलायंस भी बनाते हैं, लक्ष्मी अलायंस ये अलायंस, ठीक है, नेहरू अलायंस, वो बाद की बात है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में और इसी टाइम पे एक स्लोगन भी देते हैं। कौन-सा स्लोगन देते हैं? एक कोट देते हैं, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, ठीक है, कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा। दिल्ली चलो, ठीक है, दिल्ली चलो, ऐसे कुछ स्लोगन या ऐसे कुछ नारे यहाँ पर दिए जाते हैं, ठीक है, कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा, दिल्ली चलो, ऐसे कुछ यहाँ पर नारे इनके द्वारा दिए जाते हैं। इसी आर्मी को जब ये सस्टेन कर रहे होते हैं। ये अटैक करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में एंड अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड में ये ब्रिटिशरों के खिलाफ लड़ते हैं 1944 के टाइम पे और इनकी डेथ 1945 में होती है बट एक बहुत ही मिस्टीरियस एक डेथ यहाँ पर इनकी हुई थी। मतलब ताइवान के ताइपे एयरपोर्ट में लास्ट टाइम पे देखे गए थे। देन जब उन्होंने वहाँ से फ्लाई किया था तो इनका एरोप्लेन क्या हो गया था, क्रैश हो गया था। फिर बाद में लोगों के द्वारा कहा गया कि ये जिंदा बच गए और कुछ लोगों के द्वारा क्या कहा गया, क्या इनकी क्या होगी, डेथ होगी। तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं। हमने आज के सेशन में मेन देखा हुआ है इनकी आईएनसी के सेशन का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, इनकी बुक के बारे में हमने देखा कि क्या बुक के बारे में क्या लिखा गया, कब से लेकर कहाँ तक और गांधी जी के साथ क्या इनका कॉन्फ्लिक्ट रहा था। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दीजिए शेयर, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।